वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सारी मशरफ़ NSC टेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि नेट की समस्या की वजह से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आपसे लाइव नहीं हो सका। मुझे इसका मलाल है और आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करके मैं इस आज के जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला था पेडागोजी का, मैं उसको डाल रहा हूँ। आप इसको देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जो आपका है वो उसको दीजिए। कोशिश मैं करूँगा कि आपके लिए लाइव लेके आऊँ। मैंने कोशिश की आज भी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। चलिए इंशाअल्लाह फिर कोशिश करेंगे। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम क्या करते हैं कि जो हम आज मैराथन में कराने वाले थे उसको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला नंबर मेरे पास हमारे सामने सवाल है कि जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वो, यानी जब तलबा हिज्जे दुरुस्त करने का, हिज्जे का मतलब होता है दोस्तों उच्चारण। जब तलबा उच्चारण को सही करने और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा जब बच्चों को सिखाया जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, यानी बच्चे की जो सीखने की महारत है वो तेज़ हो जाएगी। दूसरा है उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, यानी जो हिज्जे दुरुस्त करने का तरीक़ा है और उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा है ये बच्चों की इस्लाह करेगा, उसकी सुधार करके उसको बेहतर बनाएगा। तीसरा है उनके बहाव में इजाफ़ा करेगा, बढ़ोतरी करेगा। और चौथा है उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को, यानी सृजनात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएगा, है ना। तो मैं आपको आज जो भी ऑप्शन बताऊंगा, जो भी आंसर बताऊंगा वो सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से बताऊंगा। मैंने आपसे वादा भी किया था और लाइव में मैं ये बात बोला, आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, वो तो कामयाब हो ही नहीं पाया। तो जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा तो वो क्या होगा, आपका ऑफिशियल होगा। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। तामीराती निज़ाम कहते हैं दोस्तों निर्माणात्मक पद्धति को, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसको कहते हैं। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 है तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब देना, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। दूसरा, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को, यानी दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। तीसरा ऑप्शन है तलबा अपनी ज़ाती समझ, खुद की समझ और जानकारी के बुनियाद पर, यानी आधार पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय, अनुभव आधारित जो चीज़ है और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। और चौथा है तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिर उसे तजर्बा करते हैं। तो निर्माणात्मक पद्धति या तामीराती जो निज़ाम है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन कि तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में क्या करते हैं, इजाफ़ा करते हैं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन मेरे सामने है दोस्तों कि मंदरजा झेल में से किसी हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जाता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तानी इलाकाई जो ज़बान है, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं, उनको तरक्की देने में कौन रुकावट है आसान ज़बान में जो है, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। लोगों में उसको न जानने की ख्वाहिश, यानी उस इलाकाई ज़बान को लोगों में न जानने की ख्वाहिश, ये रुकावट है।
सहूलत का इस्तेमाल करना ये रुकावट है। उसके वसी पैमाने पर नागुज़ीर उसके व्यापक रूप में, वसी पैमाने यानी व्यापक रूप में, नागुज़ीर का मतलब है अनिवार्य, उसको व्यापक रूप में सीखना जो ज़रूरी है ये। और चौथा है तर्जमे की दुश्वारी की, उस जो भाषा है उसका तर्जमा दूसरी भाषाओं में नहीं हो पाया ये। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ होती है वह लोगों में उसको न जानने की ख्वाहिश। किसी भी इलाकाई ज़बान को अगर लोगों में न जानने की ख्वाहिश है तो यही क्या हो जाएगा कि उसके लिए सबसे नाजुक वक्त होगा कि लोग उस ज़बान को, उस भाषा को जानना ही नहीं चाह रहे हैं, उसको सीखने की ख्वाहिश ही नहीं रखते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन 3 का हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की हुसूलियाबी होती है। ज़बान की हुसूलियाबी का मतलब होता है भाषा अर्जन, है ना, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ज़बान की हुसूलियाबी होती है, कैसे होती है? ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना। ज़ख़ीरे अल्फाज का मतलब है शब्दकोश का इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन है माहौल की हौसला अफजाई के लिए। हौसला अफजाई का मतलब है मोटिवेशन, है ना, हौसला अफजाई करना। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्रामर का तज्जिया, तज्जिया यानी एनालिसिस, है ना, तज्जिया का मतलब है एनालिसिस जी। ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान को जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है, यानी एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। और चौथा कह रहा है कि इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जा सकता है। तो इसका जो ज़बान सीखने की, जो ज़बान की जो हुसूलियाबी होती है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि नोम चॉम्स्की ने जो कहा कि इंसान के दिमाग में एक क्या होता है, एक जगह होती है जिसको उन्होंने एलईडी कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके ज़रिए से वो किसी भी ज़बान को बहुत आसानी के साथ सीख सकता है फितरी तौर पर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरे सामने कि ज़बान के मुअल्लिम मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। किसकी महारत? ध्यान देना है क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखने की महारत को बढ़ाना है, पैदा करना है। कैसे कर सकते हैं? इमला करवाना। इमला का मतलब होता है दोस्तों लिखवाना, तहरीर। इमला करवा के बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, ये करके। तीसरा है ज़हन में महफूज का मतलब जो उसके ज़हन में मौजूद है, ज़हन में महफूज ख्यालात यानी विचार को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना बच्चों को। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बच्चों को मजमून के ज़रिए यानी निबंध के ज़रिए सीखने के लिए कहना। तो इसका आसान ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, चूँकि हमको बच्चों को लिखने की महारत को फ़रोग़ देना है तो ज़हन में बच्चों के जो विचार विमर्श हैं उसको अपनी ज़बान में लिखने के लिए बच्चों को कहना। इससे क्या हो जाएगा कि लिखने की महारत बच्चों की डेवलप हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है ना। ज़बान में सलाहियत पैदा करना है, ज़बान में निखार लाना है, तो नीचे जो 4 गतिविधि है, जो 4 कार्य है, इसमें से किसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ज़बान की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। तलबा से बातचीत करके, एक तलबा दूसरे तलबा से बातचीत करेंगे उसके ज़रिए। दूसरा, अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनकी खामोश बैठने की सलाह देकर कि अगर बच्चा आपकी कक्षा में नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कहें कि आप खामोश तुम बैठकर सुनो। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों गलतियों की निशानदेही करके और उसकी इस्लाह करके उसको सुधार कर आप बच्चों की ज़बान की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। और चौथा है मवासलात के लिए। मवासलात का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। उर्दू में कम्युनिकेशन के लिए 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, एक होता है तरसील, दूसरा होता है मवासलात। और भी बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, ये 2 लफ्ज़ आते हैं अक्सर, तो मैंने इन दोनों के बारे में बता दिया, जिसको आप हिंदी में संचार कहते हैं। तो मवासलात के लिए यानी तरसील के लिए या संचार के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौक़े पैदा करके अवसर देखिए। तो क्या करेंगे, किसके ज़रिए से आप बच्चों की ज़बान की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए
7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मुतअस्सिर कुन सबक, मुतअस्सिर कुन का मतलब होता है प्रभावशाली, इफेक्टिव। मुतअस्सिर कुन का मतलब है दोस्तों प्रभावशाली, इफेक्टिव। एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। अगर हम किसी प्रभावशाली सबक के ज़रिए से ज़बान की क्लास को शुरू कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? समई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़े करना। समी का मतलब सुनना, तो सुनने के तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको, उसकी व्याख्या करना, यह है। दूसरा, सरगर्मी के साथ यानी एक्टिविटी के साथ, गतिविधि के साथ तालिबे इल्म की बहाली को यानी उनकी मौजूदगी को बढ़ाना। तीसरा है सबक के असल मकसद को पेश करना। और चौथा है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। तो एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना जो है उसका एक बेहतरीन मिसाल हो जाएगा कि सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना। इसको हम एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस की शुरुआत कहेंगे। तो 7 का जो है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आज जो भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा वो सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है उसी से बताऊंगा, इसलिए आप लोग निश्चित होकर इत्मीनान के साथ जो है जो मैं आपको बताऊंगा उस पर यकीन कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुआलजाती तालीम एक अमल है। मुआलजाती तालीम का मतलब हुआ चिकित्सीय शिक्षा। तो ये एक अमल है, किसके ज़रिए? ये अमल किसके ज़रिए होता है? हुक्म के ज़रिए से यानी निर्देश के ज़रिए से, हिदायतनामा के ज़रिए से यानी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से, गाइडलाइंस के ज़रिए से। तीसरा है मनफी तरीक़े का, निगेटिव तरीक़े से या नज़रियाती तरीक़े से या नज़रियात के ज़रिए से। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों कि जो मुआलजाती तालीम का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, वो हिदायतनामा के ज़रिए से होता है, यानी वो गाइडलाइंस के ज़रिए से होता है। बच्चों की आप क्या करते हैं? रहनुमाई करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? आपकी रहनुमाई में, आपके गाइडलाइंस में वो क्या करते हैं? चीज़ों को सीखते हैं। क्या करते हैं? वो चीज़ों को सीखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए कि बच्चों में ज़बान की महारत को पैदा करना, तो उसको कैसे सिखाया जाए? साफ वजाहत के ज़रिए, वजाहत यानी व्याख्या के ज़रिए। दूसरा, तन्हाई में, उसको अकेले में सिखाएंगे। तीसरा, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, एक व्यवस्थित ढंग से। और चौथा है किसी चीज़ की तकलीद के ज़रिए यानी किसी चीज़ का अनुकरण करके। तो आप जानते हैं कि जो ज़बान सीखने की जो महारत होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसको एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो ज़बान की महारत होगी उसका फ़रोग़ होगा, उसका विकास होगा। तो आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है। यानी जब आप बच्चे को ज़बान सिखा रहे हैं तो ज़बान सिखाने के दौरान जो उच्चारण है उसकी समझ में उसकी कमी है, वो उच्चारण को नहीं समझ पा रहा है। क्या आप बोल रहे हैं कि आपकी ज़बान से, आपके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, वो उसको नहीं समझ पा रहा। तो इससे बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है? वही क्वेश्चन कह रहा है कि तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम, उच्चारण की समझ में कमी हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? क्लासरूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आवाज़ से पढ़ना, ताकि बच्चे उसको साफ तरीके से अच्छे से सुन सकें। दूसरा, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना, स्थापित करना, जिससे बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। तीसरा, गलती होते ही गलती की इस्लाह कर देना, उसका सुधार कर देना। और चौथा है मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना, एक विशिष्ट गतिविधि को अमल में लाना, प्रोसेस में लाना, ज़बान के माहिरीन के ज़रिए, ज़बान के माहिरीन को बुलाकर एक विशिष्ट कार्य कराना और एक विशिष्ट प्रोग्राम का आयोजित करना और बच्चे को जो है बताना। तो दोस्तों इसका जो बेहतरीन तरीक़ा होगा, जो सीटेट का ऑफिशियल की कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्लासरूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, कि जब बच्चे को
उच्चारण में की समझ में दुश्वारी हो रही है, उसको तलफ़ुज़ की तफ़हीम में दुश्वारी हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा होगा कि उस आवाज़ को आप जो है आवाज़ को ज़ोर से बोलें, उस तलफ़ुज़ को ज़ोर से बोलें, बच्चे आपकी आवाज़ को सही से सुन सके और उसकी समझ उसके अंदर पैदा हो जाए। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परिचय सवाल बनाने के बाद, परिचय सवाल यानी क्वेश्चन बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि मुअल्लिम ने एक पर्चा बनाया और पर्चा बनाने के बाद वो जानना चाह रहे हैं कि जिन मकासिद के लिए मैंने इस पर्चा को बनाया तो वो मकासिद को पूरा करने के लिए ये पर्चा सही है या नहीं है। तो उसकी जांच करते वक्त, मूल्यांकन करते वक्त वो किस चीज़ को ज़्यादा जो है वैल्यू देगा, किसको ज़्यादा ध्यान देगा। मवाद का इहाता यानी विषय वस्तु का वो जो सवाल बना है वो विषय वस्तु को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सवालात की किस्में कि जो प्रश्न तैयार हुए हैं वो कैसे कैसे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, सब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसको देखेगा। एतमाद जो सवाल बने हैं वो क्या है, वैल्यूबल है कि नहीं है। और चौथा है कि वो सवाल दुरुस्त है कि नहीं है। दुरुस्त का मतलब है दोस्तों कि जिन मकासिद के लिए उन सवालात की तश्कील हुई है, उसका निर्माण हुआ है, उन मकासिद को वो सवाल पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो दुरुस्तगी को देखें कि जिन मकासिद को ध्यान में रख के सवालनामे तैयार किए जा रहे थे कि बच्चों के इन सवालात के ज़रिए से कौन सी सरगर्मी को आप देखना चाह रहे थे, किसका मूल्यांकन कर रहे थे, उसको वो पूरे तौर पर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये हम उसको ध्यान में रखेंगे, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुश्किल से पढ़ना मुश्किल से पढ़ना खाली जगह मुश्किल की अलामत नहीं है। एक बच्चा मुश्किल से पढ़ पा रहा इबारत को, टेक्स्ट को, लिखी हुई चीज़ों को वो मुश्किल से पढ़ रहा, तो इसको आप किसकी अलामत नहीं कहेंगे। हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना इसकी अलामत नहीं है। हिज्जे की रवानी, पढ़ने की रफ्तार और उसका बहाव इसकी अलामत नहीं है। लफ्ज़ों की तफहीम यानी सवालात और ख़यालात विचार, तो दोस्तों मुश्किल से पढ़ना ये हिज्जे की रवानी की अलामत नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन जो आपका सही जवाब हो जाएगा। हिज्जे की रवानी जो है ये मुश्किल से पढ़ना, अगर कोई बच्चा मुश्किल से किसी सवाल को पढ़ रहा, किसी विषय को पढ़ रहा, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, अपने हिज्जे में जो है इसको कमज़ोरी है, इसको क्या उच्चारण में किसी तरह की कोई दुश्वारी है। लाइट हो गई है, इंशाअल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। चलिए लाइट भी आ गई। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से ज़बान के बारे में दुरुस्त नहीं है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। तो ये बात तो सही है कि हर ज़बान की एक शक्ल होती है, उसको लिखने का एक स्टाइल होता है। ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से होता है ना, कि ज़बान जो है उसका ताल्लुक उसकी संस्कृति से होती है ना, ये बात भी सही है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। अच्छा, चौथा ऑप्शन है कि मसनूई ज़बान, मसनूई का मतलब है बनावटी, मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, मूल्यांकन की तरफ जाती है। अगर हम बनावटी ज़बान पेश करेंगे तो उसको मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, तो ये भी तो सही है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। और आपसे पूछा यह जा रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त जो है ये तीसरा वाला नहीं है कि ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ जाती है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि ये सीटेट का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बानी की तरक्की होती है। इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या कह रहा है। क्लासरूम की मश्क यानी कक्षा अभ्यास ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बानी की तरक्की। सेगा ज़बानी का मतलब होता है दोस्तों मौखिक, सेगा ज़बानी का मतलब होता है मौखिक, सेगा ज़बानी का मतलब होता है मौखिक।
तो सीगा ज़बानी, ज़बान की तरीक़ी का मतलब हुआ मौखिक भाषा की तरक्की या मौखिक भाषा का विकास। तो क्लासरूम की मश्क जो है वो मौखिक भाषा के रूप से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि क्लासरूम की जो अभ्यास है, क्लासरूम का जो अभ्यास है वो मौखिक भाषा के विकास में व्यापक रूप से या बेहतर तरीके से प्रभावशाली होगा, ये सवाल कहना चाह रहे हैं। मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, सब बच्चे मुअल्लिम के साथ मिलकर किताब में कहानी पढ़ेंगे तो होगा मौखिक भाषा का विकास। दूसरा है ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से, कि बच्चों को ग्रुप बना के और अल्फाज की क्या कर रहे हैं, मश्क करा रहे हैं, इससे होगा। तीसरा कह रहा है फ़र्दन फ़र्दन नज़्म याद दिलाना और नज़्म गवाने से, कि अलग अलग फ़र्दन फ़र्दन का मतलब हुआ अलग अलग बच्चों को नज़्म याद कराएंगे और नज़्म गवाएंगे, इससे। और चौथा कह रहा है अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। तो अपनी पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से, इसके ज़रिए से क्या होगा, मौखिक भाषा का विकास जो है व्यापक रूप से बेहतर तरीके से कक्षा में संपन्न हो पाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। जब हम रवानी के साथ पढ़ने की बात करते हैं, धारा प्रवाह के साथ पढ़ने की बात करते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है? दिलचस्पी बढ़ाना बच्चों का, इसलिए हम बच्चों को रवानी के साथ पढ़ने की बात करते हैं। तफसील से, है ना, डिटेल में और मज़ीद मालूमात हासिल करना, डिटेल में अधिक जो है सूचना प्राप्त करना, ये होता है। क़िराअत की तौसी यानी पढ़ने को विस्तारित करना, ये होगा। और चौथा मालूमात हासिल करना। तो रवानी के साथ पढ़ने का मकसद होता है तफसील से मज़ीद मालूम हासिल करना, यानी डिटेल के साथ मज़ीद सूचना प्राप्त करना, यही मकसद होता है रवानी के साथ पढ़ने का। तो आपका 15 का जो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरे हमारे सामने, प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? कौन सा, किस सरगर्मी की बात हो रही है? सुनने और बोलने की सरगर्मी को या महारत को बच्चों में उजागर करना है, बढ़ाना है। इसके लिए कौन सा तरीका मुफीद होगा? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, कहानी सुनाना और इमला करवाना, यानी बच्चे को कहानी सुनाएंगे और इमला करवाएंगे यानी लिखाएंगे, इससे सुनने और बोलने की महारत बढ़ेगी। दूसरा नज़्म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल करना, इससे होगी। तीसरा रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना, या बच्चों को रोल प्ले करवाएंगे और ख़बर पढ़वाएंगे, इससे होगा। और चौथा किरदार के ज़रिए बातचीत करना, चूँकि सुनने और बोलने की महारत को पैदा करना है तो इसके लिए किरदारों के ज़रिए बच्चों को बातचीत करवाना, ये क्या होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। मोतबर तालीम का मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय शिक्षा, यानी विश्वसनीय शिक्षा किसको कहेंगे? वो शिक्षा जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो शिक्षा जिसकी हमें आवश्यकता है, किसको कहेंगे? तलबा की इब्तिदाई गलतियों, वो शिक्षा जो तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह करे, जो बच्चे शुरू में गलती करते हैं उसमें सुधार करे। दूसरा तालीमी गलतियों में सुधार को। तीसरा तालिबे इल्मों में ख़ुद एतमादी पढ़ने को, उसके अंदर जो ख़ुद एतमादी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके बढ़ाने को। और चौथा है ऊपर के सभी। तो दोस्तों ऊपर के सभी यानी तीनों ऑप्शन जो है ऊपर का सही है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन जिसका सही जगह, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मोतबर तालीम का मकसद है, विश्वसनीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर का मतलब है सामान्य तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं, लाभदायक होते हैं। ज़बान सिखाने के अमल में जो है किस तरह के सवालात, प्रश्न जो है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं? मुख्तसर जवाब वाले यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, तवील जवाबात वाले यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, इंशाइया तरीक़ेकार यानी ऐसे सृजनात्मक तरीक़ा विधि, और चौथा है मारूजी तरीक़ेकार यानी वैकल्पिक प्रश्न।
तो दोस्तों ज़बान सिखाने के क्रम में जो सबसे मुफीद सवालात होते हैं वो बच्चों के लिए मुख्तसर सवालात होते हैं। बच्चे मुख्तसर टाइम में, कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में जो ज़बान को सीख पाते हैं, ये तरीक़ा जो है ज़बान सिखाने के लिए बेहतर होता है। ये सीटेट के आंसर की के ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? तो ये कौल जो है, ये जो कहा है, ये आप लोग सब अच्छी तरह परिचित हैं कि ये बात किसने कहा कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। जीन पैगेट ने, चॉम्स्की ने, वाइगोस्की ने या पावलो ने। तो ये बात जो है नोम चॉम्स्की ने की है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तालिबा है, यानी वो हिंदी ज़बान जानती है, हिंदी ज़बान पढ़ती है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, तो आप मुअल्लिम की हैसियत से, मुअल्लिम होने के नाते कौन सा तरीक़ा सही मानते हैं? यानी वो हिंदी भाषी है, हिंदी जानती है, लेकिन वो उर्दू सीखना चाहती है, आपकी ज़बान यानी उर्दू सीखना चाहती है, तो वो और गलती हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए कि आपसे गलती हो रही है, आपसे गलती हो रही है। दूसरा है, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, अधिक से अधिक उसको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। तीसरा, उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए, अभ्यास करने का सजेशन देना चाहिए। चौथा, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल को छूट नहीं देना चाहिए कि आपको इस ज़बान को सीखने के दौरान आपको मादरी ज़बान सीखने की छूट नहीं होगी। क्या करेंगे आप? तो दोस्तों इसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि उससे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा मौका मिलेगा तो क्या करेगी होगा कि उसको गलती कम से कम होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, मंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? यानी ज़बान सीखने के कुछ मकासद होते हैं, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन ऐसा मकसद है जिसके लिए ज़बान का सीखना ज़रूरी नहीं है। सीखना है ये बात नहीं पूछा जा रहा, सीखना ज़रूरी नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा। ज़िंदगी के मुख्तलिफ यानी भिन्न मौक़े अवसर जानने के लिए, इसके लिए तो सीखना होता है। दूसरा है ज़बान समझकर सीखना। अच्छा, तीसरा है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, यानी आपके जो अंदर का भाव है उसको सुनने और उसको अभिव्यक्त करने के लिए, ये भी सही है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो ये भी मकासद है। तो ये तीनों मकासद हैं, लेकिन ज़बान समझकर सीखना ये ज़बान सीखने के लिए का मकसद नहीं है। अगर हम ये सोचें कि पहले समझेंगे फिर सीखेंगे, तो फिर हम किसी भी ज़बान को नहीं सीख पाएंगे। तो ये ज़बान सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले उसको समझिए अच्छी तरह फिर उसको सीखिए। तो आप अगर ये करेंगे कि पहले उसको अच्छी तरह समझेंगे फिर सीखेंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या करना पड़ता है कि स्टार्ट कर देना पड़ता है, प्रारंभ कर देना पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? यानी प्रश्नों की जांच करना है, तो उसके लिए कौन सा जो मजमून जो है सही होगा? ये तलबा के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात यानी विचार को आसानी के साथ लिख सकते हैं। दूसरा, ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में मुफीद हैं यानी कारआमद हैं। तीसरा, तलबा चंद सवालात के जवाब तहरीर करके लिख कर अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। और चौथा है, ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है, यानी पूरे निसाब जो है आपका करिकुलम जो सिलेबस जो है उसको क्या कर सकता है, ढक सकता है, उसका इहाता कर सकता है। तो
कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद होगा। 22 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा कि ये तलबा के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे वो अपने ख्यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। यानी बच्चों में लिखने की सलाहियत को आपको बढ़ाना है, तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन महत्वपूर्ण होगा, अहम होगा। हकीकी ख्यालात, यानी बच्चों के पास जो हकीकी ख्यालात हो, ऐसे ख्यालात हो जो वास्तविक हों। दूसरा है अलामती ज़बान का इस्तेमाल, सिंबॉलिक लैंग्वेज का बच्चा इस्तेमाल करे। तीसरा है ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, जो शब्दकोश है उसका सही इस्तेमाल करना। और चौथा है खुशखत तहरीर, यानी बेहतरीन अच्छी लिखावट। तो बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि बच्चे के पास जो शब्दकोश हैं वो बच्चे उन शब्दकोश का सही इस्तेमाल कर पाए, यही उसके लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। यानी आपको ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस का मतलब हुआ CCE, जिसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आप ज़बान का जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या शुरू करना ज़रूरी है, उसके लिए कौन सा कार्य करना क्या है ज़रूरी है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस, मुसलसल जामे तशखीस का मतलब हुआ सतत, मुसलसल का मतलब हुआ सतत, जामे का मतलब हुआ व्यापक, तशखीस का मतलब हुआ मूल्यांकन। कंटिन्यूअस मुसलसल, कंटिन्यूअस जामे कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी तशखीस। तो ज़बान की मुसलसल जामे तशखीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए, क्या शुरू किया जाना चाहिए, दुरुस्त ज़ख़ीरे अल्फाज यानी सही सही शब्दकोश। दूसरा प्रोजेक्ट अमल, प्रोजेक्ट पर काम करना। तीसरा सही तलफ़ुज़ यानी सही उच्चारण। और चौथा है ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, कि जो ज़बान है उसका जो को इस्तेमाल करने के भिन्न भिन्न तरीक़े को इस्तेमाल करना, जैसे ज़बान को बोलना, ज़बान को सुनना, ज़बान को लिखना, ज़बान को पढ़ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, कि ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हुमा लिसानी तरीक़ेकार। हुमा लिसानी का मतलब होता है मल्टीलिंगुअल मेथड, मल्टीलिंगुअल मेथड। हुमा का मतलब होता है मल्टी, लिसानी लिंगुअल, तरीक़ेकार मेथड। हुमा लिसानी तरीक़ेकार जिसको आप कहते हैं बहुभाषिक विधि, है ना, बहुभाषिक विधि। तो हुमा लिसानी तरीक़ेकार तदरीसी ज़बान में पोशीदा है, छुपा हुआ है, कि जिस ज़बान में हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें वो छुपा हुआ है। दूसरा ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित होता है, यानी भाषा माध्यम के लिए क्या होता है, हुमा लिसानी तरीक़ेकार ये नुकसानदेह है, ये क्या है, उसके लिए बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है, यानी ज़बान सिखाने में इसकी अहमियत है, इसका इम्पोर्टेंस है। और चौथा ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करता है। तो हुमा लिसानी तरीक़ेकार इनमें से क्या करता है। तो दोस्तों 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि हुमा लिसानी तरीक़ेकार जो है ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है ना, इसकी बड़ी अहमियत है हुमा लिसानी तरीक़ेकार का, यानी मल्टीलिंगुअल मेथड का। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान इब्तिदाई शक्ल में थी इशाराती ज़बान, कवाइदी ज़बान, तहरीरी ज़बान, मुज़बानी ज़बान। इशाराती ज़बान का मतलब है सिंबॉलिक लैंग्वेज, कवाइदी ज़बान का मतलब है ग्रामर लैंग्वेज, तहरीरी ज़बान का मतलब है रिटेन लैंग्वेज, और मुज़बानी का मतलब है ओरल लैंग्वेज। तो जो ज़बान थी वो ज़बान जो शुरुआत में थी वो इशारी थी, इशाराती ज़बान थी,
जब इंसान को इस दुनिया में भेजा गया, जैसे ईमान वालों का अकीदा है कि इस दुनिया के सबसे पहले जो इंसान है वह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उनकी फसली से जो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, तो जब वो जन्नत से दुनिया में पहुंचाए गए तो यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें देखी, उनको चीज़ों को देखने के बाद चूँकि उनको उनके नाम सही से पता नहीं थे, तो उन्होंने इशारा करना शुरू किया और धीरे धीरे इशारे जो हैं वो अलामतों में, वो इशारे जो है लफ्ज़ों में, तहरीरों में कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले जो इस ज़बान की जो इब्तिदाई शक्ल है वो क्या है, इशारे में है। लोग पहले इशारे से जो है क्या करते थे, ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? जो इब्तिदाई सतह है, इब्तिदाई सतह का मतलब होता है प्राइमरी लेवल। इब्तिदाई सतह का मतलब होता है प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में आप कहानी को और नज़्म को यानी पोएम और पोएट्री को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? वो मुफीद होने चाहिए कि जो कहानी और नज़्म है वो मुफीद हो, लाभदायक हो। दूसरा है नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए कि जो नज़्म और कहानी है उसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हो। तीसरा है मुख्तलिफ शय, यानी शय का मतलब चीज़, मुख्तलिफ चीज़ों के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत यानी व्याख्या होनी चाहिए। चौथा ज़बान, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार यानी लेखक की होनी चाहिए। तो इब्तिदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म के लिए क्या ज़रूरी है? तो इब्तिदाई सतह की कहानी और नज़्म के लिए ज़रूरी है कि नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश हों ताकि बच्चे उन शब्दकोशों को सीख के उसका ज्ञान अर्जित कर सकें और उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें, ये होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है? यानी आप जानते हैं कि ज़बान सीखने के अमल में कवायद का सीखना भी ज़रूरी है। तो ये जो कवायद सिखाया जाता है, ये कवायद सीखने से क्या फ़ायदा होता है? कवायद सीखने से क्या मदद मिलती है आपको? इससे क्या सहायता होता है? इस्लाह होती है कि कवायद सीखने से आप गलतियों से बचते हैं, आपकी गलतियों की सुधार होती है। दूसरा है रवानी, कि जब आप कवायद सीख लेते हैं तो आपके अंदर रवानगी आ जाती है, आपके अंदर धारा प्रवाहिता आ जाती है। तीसरा है कि तादाद, कि जब कवायद आप सीख लेते हैं तो आप जल्दी बोल पाते हैं या ज़्यादा बोल पाते हैं। और चौथा है कि ख़वानदगी, आपको जानकारी हो जाती है। तो कवायद सीखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी इस्लाह हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी इस्लाह हो जाती है, आपके अंदर सुधार आ जाता है। आपको व्याकरण का जब ज्ञान हो जाता है, कवायद का जब इल्म हो जाता है, तो आप गलतियाँ नहीं करते हैं। आप गलतियाँ नहीं करते हैं या बहुत कम गलतियाँ करते हैं उस व्यक्ति के मुकाबले जिसके कवायद नहीं आता है, उसके मुकाबले आप क्या करेंगे कि बहुत कम गलती करेंगे या नहीं के बराबर गलती करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तहरीर के उसूलों में शामिल है, यानी जब लिखते हैं आप तो लिखने के नियम में क्या शामिल है? कहानी का मजमून, यानी जो आपकी कहानी है उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, उसका उन्वान क्या होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये एक उसूल है उसका। दूसरा है तख़य्युल का होना, यानी विचार का होना, ख्याल का होना। तीसरा है दुरुस्त अदायगी, कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो दुरुस्त लिखिए, वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, वो सही ढंग से लिखिए। जो लिखने के उसूल है, जो स्टेप्स हैं, मरहला हैं, उसको ध्यान में रख के लिखिए। चौथी चीज़ है बेहतर ज़ख़ीर अल्फाज, यानी अच्छे आपके पास बहुत सारे क्या हों, आपके पास शब्दकोश हों। तो तहरीर के उसूलों में शामिल क्या है? तो तहरीर के उसूलों में शामिल ये है कि आप जो लिखें वो उसमें दुरुस्त अदायगी का लिहाज रखा गया हो, दुरुस्त अदायगी को ध्यान में रखा गया हो कि आपके जो आपका जो अदा करने का तरीक़ा है वो बेहतर ढंग का हो। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। उजागर करने का मतलब है बढ़ाने का। असल मकसद क्या होना चाहिए? तलबा की गलतियों का पता लगाना, ये मकसद। दूसरा, तलबा की कारकर्दगी यानी एक्टिविटी, गतिविधि, तलबा की गतिविधि को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए।
तीसरा, तलबा की कामयाबी की सफलता की जांच करने के लिए। चौथा, गलतियों का अंदाज़ा करना यानी उनका मूल्यांकन करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए, जो सिखाने के अंदर कमी है उसको पूरा करने के लिए और गलतियों का मूल्यांकन करने के लिए ज़बान को उजागर करने का मकसद क्या होना चाहिए। तो ज़बान को उजागर करने का यही मकसद होना चाहिए कि गलतियों का अंदाज़ा करना, मूल्यांकन करना और सिखाने की में जो कमी हो रही है उसको क्या करना, पूरा करना। ये क्या होना चाहिए, ज़बान को उजागर करने का मकसद होना चाहिए। तो दोस्तों अब तक हमारे जो है 30 सवालात हो चुके हैं। लाइव में आप कमेंट करके जो जवाब अपनी राय नहीं दे सके तो इस वीडियो को देखकर अगर आपको लग रहा है कि कोई राय देना चाहिए तो राय ज़रूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, दुआ कीजिए कि मुझे उसमें कामयाबी मिले। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है कि भाषा की जो शिक्षण करना है उसमें जो कमज़ोर तलबा है, कमज़ोर बच्चे हैं, उसके लिए बेहतर शिक्षण विधि क्या होगी, उसके लिए शैक्षिक जो विधि होगी बेहतर कौन सी होगी। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना कि जो कमज़ोर तालिब इल्म है उनसे अलग अलग पढ़वाएं, अकेले कि आप पढ़िए ऐसे पढ़वाएंगे। दूसरा है पूरे ग्रुप को पढ़वाना कि सबको एक साथ पढ़ाना कि आप लोग पूरा ग्रुप एक साथ पढ़िए, 2-3 ग्रुप बना दिए और सबको एक साथ पढ़वा रहे हैं। तीसरा, एक साथ पढ़ना कि सबको पढ़ाना कि एक ही साथ सब लोग बोलिए। चौथा, इनमें से सभी। तो ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस होगा कि तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। जब आप कक्षा में जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कक्षा में किन बच्चों को किस तरह की कठिनाई हो रही है। आपको जब अंदाज़ा हो जाता है तो ऐसे बच्चों को आपको अलग अलग पढ़वाना चाहिए। जो आप बच्चों से स्टडी करवाते हैं, किताब पढ़वाते हैं, तो अलग अलग पढ़वाना चाहिए कमज़ोर बच्चों को ख़ास तौर से, ताकि उसकी गलती की इस्लाह हो सके और वो उसको क्या कर सके, सुधार कर सके। तो आपका 31 नंबर जो आपका सवाल है दोस्तों, इसका जो 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। यानी ज़बान की जो तालीम आपकी हुई है, आपका जो भाषा शिक्षण हुआ है, उसके मकसद की जो है आप जांच करना चाह रहे हैं कि जो हमारा भाषा शिक्षण हुआ है वो कितने मकासद को पूरा कर रहा नहीं कर रहा, इसकी जांच करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मकसद और उसकी अहमियत ये ज़्यादा ज़रूरी है, जामे तरीक़ेकार यानी एक व्यापक मूल्यांकन विधि हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है काबिल भरोसा और दुरुस्त कि जो आपकी जांच हो वो काबिल भरोसा हो और वो सही हो। चौथा, इनमें से सभी। तो दोस्तों ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए जो है इन तमाम चीज़ों का होना क्या है, ज़रूरी है। ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए, जांच के लिए आपके लिए इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है कि मकसद और उसकी अहमियत क्या है, किन मकासद के तहत आपने जो है शिक्षण किया है। आपके पास जामे तरीक़ेकार भी होना चाहिए, ऐसा तरीक़ा होना चाहिए जांच करने का, तशख़ीस करने का कि जिसका रिज़ल्ट सही आए और काबिल और भरोसा जो है क्या कि वो जो आपका टूल है वो क्या हो, भरोसेमंद हो, उसके रिज़ल्ट क्या हो, सही हो। वो ऐसा नहीं हो कि कभी बहुत अच्छा स्कोरिंग करता हो या कभी जो है बहुत स्लो उसका स्कोरिंग हो। तो इसके लिए क्या होगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 नंबर तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंदरजा झेल में से ज़बान सिखाने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। ज़बान सिखाने के लिए नीचे जो चीज़ें हैं उनमें से किसका होना ज़रूरी नहीं है। सोच को वुसअत देना, है ना, जो सोच है हमारी समझ है उसको क्या करना, वुसअत देना, उसको फैलाना। दूसरा है ज़बान की तफ़हीम यानी भाषा की समझ। तीसरा है तहरीर में महारत पैदा करना, लिखने में महारत पैदा करना। और चौथा है तख्लीक यानी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। तो
ज़बान सिखाने के लिए तहरीर में महारत पैदा करना ये उतना ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी कि सोच को वुसाअत देना, कि बच्चे के सोचने समझने की जो ताकत है उसको बढ़ाना, ज़बान की बच्चों के अंदर समझ पैदा करना। जब बच्चों के अंदर ज़बान की समझ पैदा होगी तो बच्चे ज़बान को जल्दी सीखेंगे। जब बच्चे के अंदर तख्लीकियत आएगी, सृजनात्मकता आएगा, तो बच्चा क्या करेगा कि ज़बान को जल्दी सीखेगा। लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना ये इन तीनों के मुकाबले में उतना ज़रूरी नहीं है। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में के तहत कौन सा कौल सही नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है कि ज़बान में महारत पैदा करने के लिए नीचे जो 4 चीज़ें हैं उनमें से कौन सही नहीं है। ज़बान के उसूलों की तरक्की में, ज़बान के उसूल के जो तरक्की हैं उसमें ज़बान से मुताल्लिक़ उसूलों के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है, बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। तीसरा है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए जोर देना चाहिए। और चौथा है, ज़बान सिखाने में मंदरजा बाला तीनों मुआविन साबित होते हैं। यानी जो तीनों ऊपर के ऑप्शन हैं वो तीनों क्या होते हैं, सहायता करते हैं, मुआविन होते हैं, सहायक होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सही नहीं है, वो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ जब भी सीटेट के क्वेश्चन में आता है जब भी सीटेट के क्वेश्चन में आता है वो आंसर 99% गलत होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये निगेटिव होता है। क्या होता है? ये हमेशा निगेटिव होता है। जब सिर्फ इस्तेमाल हो, सिर्फ ही इस्तेमाल हो, तो ये केवल इस्तेमाल हो, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब निगेटिव होता है तो वो सही नहीं होगा। क्या कह रहा है कि बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के जरिए ही सीखते हैं। क्या सीखने के यही माध्यम है? उसके जरिए और भी बच्चे ज़बान को सीखने के और भी तरीके नहीं हैं? और भी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के जरिए बातचीत करके और भी बहुत सारे तरीके अपनाकर ज़बान को सीख सकता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन, ये 2 नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी यही आपका सही ऑप्शन है। इसलिए कि आपसे पूछा जा रहा है ज़बान में महारत पैदा करने के ज़िम्न में कौन सा कौल यानी कौन सा बयान सही नहीं है। तो 2 नंबर जो बयान है वो सही नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तलबा उन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनके कवायद नहीं जानते। ये किसका कौल है? यानी किसने ये बात कहा है कि तलबा उन भाषाओं को जल्दी सीख लेते हैं जिसकी वो व्याकरण को नहीं जानते हैं? महर्षि पतंजलि ने, लॉर्ड स्वीट ने, लॉर्ड मैकाइल ने, जीन पैगेट ने। किसने ये बात कही? किसने ये बात कही? तो ये बात लॉर्ड मैकाइल ने कही कि बच्चा जिन भाषाओं के व्याकरण को नहीं जानते हैं उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपने कभी आप में से किसी ने इंग्लिश स्पोकिंग की क्लास वगैरह की होगी तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि वो लोग कहते हैं आपको कि आप व्याकरण पर ध्यान न देते हुए आपके दिल में जो भी विचार आ रहा है उसको आप व्यक्त कीजिए, है ना। आपको ये ध्यान में नहीं देना है कि मैं व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, ग्रामर को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो लॉर्ड मैकाले यही कहते हैं कि बच्चे जिन भाषाओं के व्याकरण को नहीं जानते हैं उसको जल्दी सीख लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे व्याकरण के चक्कर में क्या होते हैं कि भाषाओं को सीखने में उसको दुश्वारी होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबा का इजहार करते हैं कि अगर कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो क्या करते हैं, उसको शक होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उसकी तैयारी करके उनके शुबा का यानी उसके शक का इजारा करेंगे, दूर करेंगे और उनके सवाल का जवाब देंगे। दूसरा है, आप उनके सभी शुबहात को यानी जो उनके शक हैं और सवालों को नोट करेंगे, लिख लेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवाल का जवाब देंगे। तीसरा है, आप उनको हिदायत करेंगे, उसको निर्देश देंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में इस ताल्लुक से बातचीत करना।
चौथा, आप उस तालिब इल्म को डांट कर कहेंगे कि जमात में नज़्म ज़ब्त बनाए रखे, अनुशासन बनाए रखे, डिसिप्लिन बनाए रखे। तो क्या कहेंगे? आसान सवाल है कि आप क्या करेंगे, उनको आप उसकी तैयारी करके उनके शुबह का, उनके शक का जो है, उनके कन्फ्यूज़न का इजाला करेंगे, उसको दूर करेंगे और उनके सवालात को क्या करेंगे, उनका जवाब देंगे। ये सही हो जाएगा आपका 36 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। यानी अगर किसी बच्चे के अंदर रटने की आदत है तो उससे उसको क्या नुकसान होगा। उनके ज़हन की नशोनुमा नहीं होती है, यानी ऐसे बच्चे जो रटने के आदी होते हैं उनके दिमाग की, उनके मानसिक विकास की जो है उसका मानसिक विकास नहीं होता है। दूसरा, तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, यानी उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा, वो जमात के तदरीसी मशाकिल से कट जाते हैं, यानी वो जो तलबा रटने के आदी होते हैं, रटने की आदत होती है, वो जमात की जो शिक्षण सरगर्मियाँ होती हैं उससे क्या होते हैं, कट जाते हैं। और चौथा है, वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर ज़हन नहीं लगाते हैं। बिल्कुल दोस्तों 137 का जो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन बच्चों के अंदर रटने की आदत होती है वो क्या करते हैं, सिर्फ रटने पर ही ध्यान देते हैं, वो मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एक वक्त ऐसा होता है कि जब उनको याद नहीं होता है तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि जिन बच्चों के अंदर रटने की आदत होती है वो क्या करते हैं कि वो पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर ज़हन नहीं लगाते हैं और सिर्फ रटने पे ध्यान देते हैं, चीज़ों को रट जाते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा ये होता है कि, यानी जब ज़बान की तदरीस करते हैं, ज़बान का शिक्षण करते हैं, भाषा शिक्षण करते हैं, तो उसके जो विधि हैं उससे क्या फ़ायदा होता है। तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है, कमरे जमात यानी कक्षा में नज़्म ज़ब्त यानी अनुशासन डिसिप्लिन बाकी रहता है। चौथा, तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भाषा शिक्षण के लिए अब अलग अलग तरीक़ेकार का अपनाते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। 38 का क्या हो जाएगा कि तलबा में जो रटने की आदत होती है वो नहीं उभरती है। तलबा क्या करते हैं कि सीखने पर आधारित, समझने पे आधारित जो गतिविधि है उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि रटना जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नतीजा जो है क्या होता है कि बच्चे बाद में जाके जो है उसको जो है उसकी पढ़ाई रुक जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। यानी जो भाषा होता है वो एक बेहतरीन माध्यम है अनुभव और विचार के अभिव्यक्त करने के लिए। किसके ज़रिए? ऐलान के ज़रिए, ऐलान के माध्यम से, इज्तिमा के ज़रिए, तबादला के ज़रिए, इनमें से सभी। तो ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए, तबादला के ज़रिए, ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए, कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने अनुभव का और अपने विचार का तो क्या होता है कि ज़बान सीखना क्या हो जाता है फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो 39 नंबर का जो है 3 नंबर ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं स्कूल के, उनको क्या सीखने की ज़रूरत है? मादरी ज़बान यानी मातृभाषा। दूसरा ऑप्शन है मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान यानी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। तीसरा है मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान। और चौथा है कोई 3 ज़बान। तो दोस्तों जो हमारा NP जो कोठारी कमीशन है उन्होंने कहा से लिसानी फार्मूला की बात की कि कोई 3 ज़बान जो है सीखना बच्चे के लिए क्या है, ज़रूरी है, ताकि बच्चे क्या करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो उनकी बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक जामे क्लासरूम में, जामे का मतलब होता है दोस्तों व्यापक, एक व्यापक क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है
यानी एक जामे क्लासरूम। जामे क्लासरूम का मतलब ये होता है दोस्तों, फिर से समझिए इसको, कि ऐसी क्लासरूम जिसमें आपके सामान्य बच्चे भी हों, ऐसी क्लासरूम जिसमें आपके विशिष्ट बच्चे हों। तो उस क्लासरूम के लिए उस क्लासरूम में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी जो है आपके लिए समस्या कौन होगी? समस्या तो नहीं करेंगे, लेकिन एक आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या होगा? मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी। कि बच्चों के लिए जो अनुकूल वातावरण होनी चाहिए सीखने की, अगर वो सीखने के अनुकूल वातावरण को आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, उसमें प्रोवाइड करवाने में आप क्या है, असफल हैं, तो ये एक चैलेंज है आपके सामने। दूसरा, सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, या ये कि सीखने के लिए जो बेहतरीन मवाद होना चाहिए, विषय वस्तु है, वो आपके पास नहीं है। तीसरा है कि तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, कि तलबा की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी कैसे हो, इसके लिए आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। और चौथा, तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर, या ये कि तलबा के अंदर ये भय है या उसके अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के दरमियान बराबरी नहीं करते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है। तो एक जामे क्लासरूम में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा दोस्तों, वो ये होगा कि मुनासिब ज़बान सीखने के माहौल की तरक्की में अगर आप क्या करें, असफल हो रहे हैं, बच्चों को भाषा सिखाने के लिए एक अनुकूल वातावरण आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कि बच्चे जो अनुकूल वातावरण होता है, उसी में समृद्ध वातावरण होता है, उसी में क्या कर सकते हैं, बच्चे भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आप इसमें असफल हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, और इसमें आपको क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीक़ा बेहतर नहीं है? मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जानकारी होना, यानी हत्तल इम्कान का मतलब है जहाँ तक आपसे हो सके, मादरी ज़बान की हत्तल इम्कानी जानकारी होना, तो ये तो ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, कि तलफ़्फ़ुज़ का किस लफ्ज़ को कैसे बोला जाता है, इसका इल्म हासिल करना, ये भी ज़रूरी है। तीसरा है तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना। जानकारी रखने से कुछ नहीं होगा, सूचना से कुछ नहीं होगा। चौथा, ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, कि ज़बान सीखने के दौरान जो मुख्तलिफ तहरीर होती है, जैसे इंग्लिश है उसको लिखने का तरीक़ा अलग होता है, हिंदी है उसको लिखने का तरीक़ा अलग होता है, इंग्लिश है उसको लिखने का तरीक़ा अलग होता है, तो इसकी जानकारी रखना। तो दोस्तों ये जो है मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जानकारी, ये ज़रूरी है। तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, ये भी ज़रूरी है। लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जानकारी से सिर्फ कुछ नहीं होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है? यानी कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है, शिक्षण के लिए है? मखसूस तरीक़ेकार यानी विशिष्ट विधि, दूसरा है पुरलुत्फ तरीक़ेकार, इंटरेस्टिंग मेथड, तीसरा है उभारने का तरीक़ेकार, मोटिवेशनल मेथड, और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों तदरीस के लिए जो है मखसूस तरीक़ेकार, पुरलुत्फ तरीक़ेकार, उभारने का तरीक़ेकार, ये तमाम जो है ये ज़रूरी हैं, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ज़बान पढ़ाने के लिए समी का मतलब होता है सुनना, बसरी देखना, समी और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसमें बच्चे सुन भी सकें और देख भी सकें, ये किसके लिए मुफीद है? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी सही उच्चारण के लिए ज़रूरी है, सही तहरीर के लिए यानी सही लिखावट के लिए ज़रूरी है, दुरुस्त पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो ज़बान पढ़ाने के लिए समी और बसरी तरीक़ेकार यानी ऐसा तरीक़ेकार जिसमें बच्चे सुन भी सकें और देख भी सकें, ये ज़रूरी है दोस्तों दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए। किसके लिए? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, सही उच्चारण के लिए,
समई और बसरी तरीक़ेकार ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये तलफ़ुज़ के लिए, उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निसाबी तालीम एक तरीक़ा है जिससे, यानी निसाबी तालीम का मतलब है ऐसी तालीम जो निसाब पे आधारित हो, ऐसी तालीम जो सिलेबस पे आधारित हो, ऐसी तालीम जो पाठ्यचर्या पे आधारित हो। ये एक तरीक़ा है जिससे मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि मसाइल, समस्या को पहचानने में दुश्वारी होती है, कठिनाई होती है। दूसरा, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, समस्या को हल करने में मदद मिलता है। तीसरा है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है कि इसमें इंतहाई जो है बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता। चौथा, मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। तो निसाबी तालीम एक तरीक़ा है जिससे क्या होता है कि मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। यानी 45 का जो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन आसान रहेगा उसमें जो है ज़्यादा समय देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैराथन है तो हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं, कि एक क्लास का बच्चा जो है ज़्यादातर किस में गलती करेगा, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, इनमें से सभी में। तो पहली कक्षा का बच्चा जो है दोस्तों पढ़ने, लिखने, बोलने सब में गलती करेगा, तो इसका जो है 46 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर दोस्तों कह रहा है कि कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं, एग्री हैं, सहमत हैं। कि जो कवायद होते हैं, ये एक कोटेशन है कि कवायद जो होते हैं, व्याकरण जो होता है वो दृष्टिकोण भी होता है और एक व्यवहारिक भी होता है। क्या होता है? ये व्यवहारिक भी होता है और ये नज़रियाती भी होता है। तो ये बात कहाँ तक सही है? मुकम्मल तौर पर राज़ी है, यानी इस बात पर आप सहमत हैं, कुछ हिस्से तक राज़ी हैं, राज़ी नहीं हैं, किसी हद तक राज़ी भी हैं और नहीं भी हैं। दोस्तों ये सवाल ये कह रहा है कि एक कौल है कि जो कवायद होता है, व्याकरण होता है, वो क्या होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं और सिद्धांतिक भी होते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो कवायद होते हैं, व्याकरण होते हैं, वो सिद्धांतिक भी होते हैं यानी नज़रियाती, और रवैये यानी व्यवहारिक भी होते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि जो कवायद हैं वो क्या होते हैं कि व्यवहारिक भी होते हैं और सिद्धांतिक भी होते हैं। वो सिद्धांत पर आधारित भी होता है और वो व्यवहारिक भी होता है। तो ये बात क्या है, मुकम्मल तौर पर क्या है, सब लोग इससे एग्री हैं, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है, ज़रूरी है। सबसे पहले इसको समझिए सवाल को। तहतानिया कहते हैं प्राइमरी को, 1 से 5वीं कक्षा तक जो होता है, जिसको आप हिंदी में प्राथमिक कहते हैं, इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं, उसी को उर्दू में तहतानिया कहते हैं, है ना। जो लोग मदरसा बोर्ड में परीक्षा दिए होंगे तो उन्होंने वस्तानिया सुना होगा, फ़ौक़ानिया सुना होगा, मौलवी और आलिम फाजिल सुना होगा, लेकिन तहतानिया उन्होंने कम सुना होगा। लेकिन तहतानिया जो होता है दोस्तों, वो 1 से 5वीं कक्षा की जो होती है उसको तहतानिया कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में प्राइमरी क्लास कहते हैं और हिंदी में प्राथमिक कक्षाएं कहते हैं। समझ में आ गई दूसरी बात। वस्तानिया कहते हैं 6 से 8 क्लास की, 6 से जो 8 तक की कक्षाएं होती हैं उसको वस्तानिया कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं माध्यमिक कक्षाएं या मध्य विद्यालय, है ना, मध्य, और इंग्लिश में कहते हैं मिडिल स्कूल वगैरह, है ना। और जो फ़ौक़ानिया होता है वो 9 और 10वीं कक्षा को जो है फ़ौक़ानिया कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं हाई स्कूल, है ना, या हिंदी में कहते हैं माध्यमिक कक्षा, है ना। और मौलवी जो होता है 11वीं 12वीं कक्षा को कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, इंटर कहते हैं या +2 कहते हैं, है ना, या उच्च माध्यमिक कहते हैं। तो समझ में आ गया। तहतानिया कहते हैं 1 से 5 को, वस्तानिया कहते हैं 6 से 8 को, फ़ौक़ानिया कहते हैं 9-10 को, और मौलवी कहते हैं 11-12 को, 12वीं को, है ना।
फ़ौक़ानिया कहते हैं 10वीं को, वस्तानिया कहते हैं 8वीं को, और तहतानिया कहते हैं 5वीं तक की पढ़ाई को। समझ में आ गया। अब आपसे सवाल समझिए, तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में, यानी तहतानिया 1 से 5, वस्तानिया 6 से 8, यानी 1 से 8 के स्तर के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए क्या ज़रूरी है, उनको उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या लाजिम है। तलबा को किताब पढ़ने की हिदायत की जाए, तलबा को कहा जाए कि आप किताब पढ़िए। दूसरा, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, मौखिक समझ बच्चे के अंदर पैदा की जाए। तीसरा, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इमला लिखाया जाए, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा लिखाया जाए। चौथा, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा कवायद पढ़ाई जाए। तो तहतानिया और वस्तानिया की सतह पर स्तर पे जो है, जो ज़बान सीखने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराए जाए, मौखिक समझ बच्चों के अंदर पैदा की जाए। किताब की तरफ अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी तरफ उसको जोड़ना की कोशिश करेंगे ज़्यादा, तो बच्चे क्या होंगे, उससे दूरी बना लेंगे। और सीटेट ने यही ऑप्शन दिया है कि इसका 2 नंबर ऑप्शन होगा 48 का, तो इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश यानी मौखिक, जी मुँह ज़बानी पेशकश का मतलब होता है ऑडियो प्रस्तुतिकरण। मुँह ज़बानी पेशकश यानी मौखिक प्रस्तुतिकरण। मंदरजा झेल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीक़ा मुफीद है, लाभदायक है, कि जब आप मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे तो कौन सा तरीक़ा बेहतर होगा। सूती पेशकश यानी सस्वर पेशकश, नज़्म गाकर, आमने सामने की पेशकश यानी आमने सामने की प्रस्तुति, और चौथा इशाराती ज़बान में पेशकर, है ना, सिंबॉलिक ज़बान में पेशकश। तो जब मौखिक पेशकश करेंगे तो मौखिक पेशकश के लिए दोस्तों क्या ज़रूरी होगा, मौखिक पेशकश के लिए क्या ज़रूरी होगा, तो मौखिक पेशकश के लिए जो है दोस्तों इशाराती ज़बान में पेश करना, इशारा इस्तेमाल करना, ये भी क्या है, ज़रूरी है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए, यानी उम्दा का मतलब बेहतरीन, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध। ये किसका कौल है, यानी किसने ये बात कहा कि बच्चे के बेहतरीन विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मादरी ज़बान, मातृभाषा का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि बच्चों के लिए माँ का दूध होता है। ये बात किसने की, राज ऋषि टंडन ने, रायबर्न ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। किसने ये बात कही, तो 50 का दोस्तों महात्मा गांधी ने ये बात कही है कि इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान उतना ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध है। ये बात महात्मा गांधी ने कही है। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिस पर वो अच्छी तरह दस्तरस नहीं रखते हैं, महारत नहीं रखते हैं, जिस पर उसको कमांड नहीं है, तब क्या होगा। अगर तलबा को ऐसी ज़बान के माध्यम से, ऐसे भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है जिस पर वो अच्छी तरह से क्या करते हैं, उनको महारत नहीं है, वो उसको अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या होगा, अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं है। यानी जब उसको ऐसे भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा जिसको वो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो इससे क्या होगा, अच्छी तरह से ज़हन लगाना मुमकिन नहीं है, कि बच्चे अच्छी तरह से ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देने लगेंगे। तीसरा है कि तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगती है। और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों, जब बच्चे को ऐसे माध्यम से पढ़ाया जाएगा जिस भाषा को में उसकी पकड़ नहीं है, जिसको वो नहीं समझ पा रहा है, तो उनके लिए ये तमाम समस्याएं खड़ी होंगी कि अच्छी तरह से ध्यान लगाना उसके लिए संभव नहीं है। तलबा रटने और याद रखने की आदत को बढ़ावा देने लगेंगे, तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई से ख़त्म होने लगेगी। ये तमाम चीज़ें जो क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 51 का। 52 है क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन है, ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि
ज़बान की बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि जब आप भाषा पढ़ा रहे होते हैं तो भाषा पढ़ाने के लिए बैनुल अक़वामी कहते हैं इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल आस्पेक्ट है वो ये कहता है कि बच्चे सुनकर और पढ़ के, देखिए सुनना और पढ़ना ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से आप ग्रहण करते हैं, लोगों के विचार को ग्रहण करते हैं और बोलकर और लिखकर अपनी अभिव्यक्ति का इजहार करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पहले विचारों को लेना है। जब आपके पास विचार हो जाएंगे तो फिर आप अभिव्यक्त कर पाएंगे, है ना। तो सुनना और बोलना, तो ये क्या होता है, बैनुल अक़वामी अहम पहलू है। तो कहते हैं कि ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत सुनना और पढ़ना होना चाहिए। सिर्फ सुनना होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, सिर्फ लिखना होना चाहिए। तो बैनुल अक़वामी जो आस्पेक्ट है, इंटरनेशनल आस्पेक्ट है, वो ये कह रहा है कि बच्चों को तालीम में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है सुनने और पढ़ने पे देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है चीज़ों को जल्दी कैच करेंगे और उनकी सीखने की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 52 का जो है आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद, सीखने का जो विषय वस्तु है, सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या है, कि ज़बान की तालीम में विषय वस्तु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी देना, यानी ऐसा विषय वस्तु हो कि जो कम वक्त में ज़्यादा जानकारी दे बच्चे को। दूसरा है सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत करे, यानी ऐसा विषय वस्तु हो कि जो बच्चे को सबक में जो मुश्किल मकामात है, मुश्किल जगह है, उसकी व्याख्या करता हो सीखी जाने वाली अशिया के माध्यम से। तीसरा है तलबा को सबक की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, तलबा का ध्यान जो है वो सबक की तरफ हो। चौथा तलबा को पढ़ाने में उस्ताद को कम मेहनत करना पड़े। तो जो मवाद है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, विषय वस्तु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो विषय वस्तु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबक में पेश आए मुश्किलात, सबक में पेश आए मुश्किलात की, मुश्किल मकामात की वजाहत करता हो, व्याख्या करता हो और सीखे जाने वाली जो अशिया है उसके माध्यम से क्या करता हो, उसकी व्याख्या करता हो। तो ये क्या है, ज़रूरी है किसी भी भाषा के विषय वस्तु के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरे अल्फाज बेहतर होता है। ये किसका कौल है? आज के सवालात में पेडागोजी में ये लगभग तीसरा या चौथा जो है आपका कौल आ गया है। ये कह रहा है, ये कौल कह रहा है कि ज़हीन तलबा यानी जो इंटेलिजेंस तलबा होते हैं, तालिब इल्म होता है, उसका उच्चारण और उसका शब्दकोश बेहतर होता है। ये बात किसने कही कि जो इंटेलिजेंस तलबा होते हैं, जो तेज़ तलबा होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है और उनका शब्दकोश जो होता है वो बाकी तलबा से बेहतर होता है। ये किसका कौल है? टर्मन का, फिशर का, थम्बा का, इनमें से सभी किसका है? किसका है? जी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। ये बात तीनों ने कही है कि ज़हीन तलबा का तलफ़ुज़ और ज़ख़ीरे अल्फाज जो है वो क्या होता है, बेहतर होता है। ये बात टर्मन, फिशर और थम्बा तीनों ने कही है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, माना को वाज़ेह करने के लिए बेहतर तरीक़ा है कि, माना मीनिंग अर्थ को वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए बेहतर तरीक़ा क्या होगा, सही विधि क्या होगी? किसी भी लफ्ज़ के माने को क्लियर करने के लिए बेहतर तरीक़ा क्या होगा? बच्चा मान लीजिए कि कोई लफ्ज़ है, कोई शब्द है, बच्चा उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहा, तो उसको समझाने का बेहतर तरीक़ा क्या होगा? लफ्ज़ों की तौज़ीह करें, उसकी व्याख्या करें लफ्ज़ की। दूसरा लुगात से देखकर बताएं, डिक्शनरी से बच्चे को देखकर बता दें। तीसरा है तलबा को पूरा मौका फराहम करें, तलबा को पूरा अवसर दिया जाए कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके माना बताएं कि इसका माना क्या हो सकता है उस लफ्ज़ का। चौथा है लफ्ज़ों की तौज़ीह के लिए यानी उसकी व्याख्या के लिए उसका इस्तेमाल करके बताएं। तो माना को वाज़े करने के लिए, माना को क्लियर करने के लिए जो बेहतरीन तरीक़ा होता है वो ये होता है कि तलबा को पूरा मौका दिया जाए,
पूरा अवसर दिया जाए कि वो जुमलों में इस्तेमाल करके उसके संदर्भ में जो है, जुमलों के संदर्भ में उस लफ्ज़ के माने को खोजने की कोशिश करे, तो 55 का 3 नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा आपका। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मंदरजा झेल में से कौन सी तबाअत शुदा मतन के, तबाअत शुदा कहते हैं, तबाअत का मतलब होता है छपा, तो छपी हुई मतन, छपी हुई इबारत मंदरजा झेल में से पब्लिश, तबाअत मतलब पब्लिश, मंदरजा झेल में से कौन सी तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है। यानी आपके पास छपा हुआ कंटेंट, विषय वस्तु नहीं है, उसके बावजूद कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको भाषा सीखने में क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, भाषा सीखने में आपकी सहायता करेगा। फिर से क्वेश्चन देखिए कि मंदरजा झेल में से कौन सी तबाअत शुदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करेगा। यानी आपके पास छपा हुआ कंटेंट, ठोस रूप में जो कोई कंटेंट नहीं है, उसके बावजूद कौन सी ऐसी विधि है जो आपको भाषा सीखने में मदद करेगा। फितरी तरीक़ेकार, नेचुरल मेथड, ज़बान की वुसात, भाषा की व्यापकता, कवायदी तर्जमे का तरीक़ा, माशी तरीक़ा, इकोनॉमिक मेथड। तो जो ज़बान की वुसात होती है, जो ज़बान को वुसात देना है कि आप बच्चों को क्या करते हैं, सुना के, पढ़ा के, बुला के, लिखा के, इन जरियों के ज़रिए से क्या करते हैं आप बच्चों को बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, भाषा का अधिगम करवा सकते हैं। अगर आपके पास ठोस विषय वस्तु नहीं है फिर भी, तो आपका जो 2 नंबर जो ऑप्शन है 56 का वो सही हो जाएगा कि ज़बान की वुसात, ज़बान की वुसात। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है कि बच्चे जो गलत पढ़ते हैं उनके गलत पढ़ने की कई वजह हो सकती है, उनमें से आपको एक वजह बताना है। हुमा लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल, कि आपकी कक्षाओं में मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं या आप अपनी कक्षा में मल्टीलिंगुअल जो है अप्रोच अपनाते हैं, इसकी वजह से गलत पढ़ते हैं बच्चे। दूसरा, पेशे वाराना तरीक़ा। तीसरा, जमात में हद से ज़्यादा बच्चों का होना, कि प्राइमरी लेवल में 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए, या तो आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं, 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, इसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में गलती करते हैं। चौथा है उंगली से इशारा करना, या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा करना। तो गलत पढ़ने की आदत जो है वो आदत यही है कि बच्चे अगर इशारा कर रहे हैं उंगली से, या देखने में क्या कर रहे हैं, कभी कभी आंखों को बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पढ़ने में क्या हो रही है, वो गलत पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने में किसी तरह की कोई दुश्वारी हो रही है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, मंदरजा झेल में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माना का तरीक़ा है। पहले कदीम के माने प्राचीन काल में मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाया जाता था, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। मंदरजा झेल में से यानी निम्न में से कौन सा तरीक़ेकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माने का तरीक़ा है। कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में बच्चों को मुश्किल अल्फाज पढ़ाने के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाया जाता है, उसको बताना है। दुरुस्त जुमला बनाने में मदद करना, बच्चे को सही जुमला बनाने में, सही वाक्य बनाने में उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, ये तरीक़ा है मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यानी सही उच्चारण बच्चों को बताना, ये सही तरीक़ा है। तीसरा, तलबा जुमला बनाने में मुश्किलात का सामना न करें, ये कदीम तरीक़ा है। इनमें से सभी या जो ये तीनों ऊपर के हैं, ये तीनों कदीम तरीक़ा है मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, सही उच्चारण जो है वो कदीम ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। बच्चों को मुश्किल अल्फाज पढ़ाने के लिए क्या करते थे कि
शिक्षक जो है उन शब्दों को बार बार उसका उच्चारण करते थे, और जब शिक्षक थक जाते थे तो दूसरे बच्चों से उच्चारण करवाते थे, दूसरे बच्चों से रटवाते थे। क्योंकि हमारा जो पहले प्राचीन काल में कदीम ज़माने में जो शिक्षण विधि थी वो शिक्षक केंद्रित थी, है ना। तो क्या होता था कि शिक्षक क्या करते थे, बच्चों को चीज़ें रटवाते थे और बच्चे उसको रट लेते थे। तो हमारा जो प्राचीन कदीम जो ज़माना था वो रटने पर आधारित था। बच्चे क्या करते थे, मुश्किल अल्फाज को रट लेते थे, है ना। तो क्या होता था, इस मेथड के जरिए से रट के जो क्या करता, बच्चों को सही तलफ़ुज़ के जरिए से क्या किया जाता था, मुश्किल अल्फाजों को सिखाया जाता था। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, मंदरजा झेल में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है। आप जानते हैं कि जो भाषा है, भाषा के 4 महारतें हैं, है ना। भाषा के जो है 4 महारत हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है, महारत से संबंधित नहीं है। तो पढ़ना है, लिखना भी है, सुनना भी है और ज़बान में दिलचस्पी का होना, ये महारत में शामिल नहीं है। तो 59 नंबर का जो है दोस्तों 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ये हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असर अंदाज होता है, यानी ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है कि जो ज़बान का विकास है उस पर कौन प्रभावी होता है। तंदुरुस्ती यानी स्वास्थ्य, दानिश्वरी यानी अक्लमंदी, इनफरादी इख्तलाफात यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इनमें से सभी। तो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या कहती है कि इनमें से जो सभी हैं, कि स्वास्थ्य भी बच्चे की क्या होती है, विकास को प्रभावित करती है, विकास पे असरअंदाज होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। दानिश्वरी यानी अक्लमंदी, अभी आपने पढ़ा था कि जो ज़हीन तलबा होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज़हीन होते हैं उनका जो शब्दकोश होता है वो क्या उच्चारण होता है वो बेहतर होता है, तो दानिश्वरी भी है। और इनफरादी इख्तलाफात जो बच्चे के अंदर होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे जो होते हैं और उनकी जो क्षमताएं अलग अलग होती हैं, वो भी क्या करती है, भाषा के विकास को प्रभावित करती है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होती है, तंदुरुस्ती स्वास्थ्य भी असरअंदाज होती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, दानिश्वरी यानी अक्लमंदी का भी प्रभाव पड़ता है, इनफरादी तफावुज़ यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों जो है क्या होता है कि भाषा के विकास में प्रभाव डालता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने लगभग 60 क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है मैराथन क्लास के नाम से मैंने करवाया है। कोशिश थी कि लाइव करूं, लेकिन है कि क्या कीजिएगा, मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो मैं आज बहुत प्रयास मैंने किया है, चलिए कोशिश करेंगे फिर इंशाल्लाह। तो 60 जो आपके क्वेश्चन हैं उसको मैंने जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे उसका मैंने करवाया है, और ये तमाम जो क्वेश्चन हैं जो मैंने उसके जवाबात बताए हैं। जो आप लोगों की गुजारिश थी कि सर सीटेट के ऑफिशियल आंसर की से बताइए, तो मैंने कोशिश की है और कोशिश क्या मैंने उसी से बताया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको सेशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो भाई मोटिवेट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जान पहचान वाले लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपकी कोई राय है तो वो राय भी दीजिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चूँकि मैं अभी इससे जुड़ा हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। जैसे कि आज देखा आपने कि हम लाइव करने में किसी तरह की कुछ दुश्वारी हो रही थी। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं आपसे लाइव करके जुड़ूं, कुछ लोगों की गुजारिश भी थी, तो मैं उस पर सही तौर से नहीं उतर पाया। तो उम्मीद है मैं उसको कोशिश करूँगा, फिर ट्राई करूँगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने लगभग कितने वक्त में, लगभग 1 घंटा 23 मिनट इतने समय में आपको 60 क्वेश्चन कराया है। और मैंने जो व्याख्या किया है, उसके जो एक्सप्लेन किया है, वो इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है या जितना एक्सप्लेन है वो काफ़ी है। तो आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, ये चीज़ आप
ज़रूर बताइएगा कि जो जितना एक्सप्लेन हुआ है ये काफ़ी है या और भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लगेगा। और ये मेरी पहली क्लास है मैराथन की, है ना। और एक क्लास में संभव नहीं है कि तमाम क्वेश्चन को जो है किया जाए, तो जहाँ जितनी होगी कोशिश तो मैं उतना करूँगा। और चूँकि मेरे जो बच्चे हैं वो उनका कहना है कि सर हिंदी भी करवाइए उनको, चूँकि हिंदी का भी हिंदी में भी स्कोरिंग थोड़ा सा समस्या आ रही है। तो मैं एक दिन जो है ये मैराथन उर्दू का कराऊंगा और दूसरे दिन जो है हिंदी का कराऊंगा। तो कल इंशाल्लाह मैं हिंदी का कराऊंगा। और हिंदी के जो का पेडागोजी, सिर्फ पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र जो भी कहिए, तो वो करवाऊंगा। पैसेज वगैरह नहीं करवाऊंगा, है ना। पैसेज वगैरह में टाइम लगता है। तो चलिए, दुआओं में याद रखिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।